चलिए कोई नहीं। जी नमस्कार, स्वागत है अध्ययन मंत्र में सभी का। चलिए, गुड आफ्टरनून संगीता, गुड आफ्टरनून। देखिए, मैंने एक काम करा है, सुनो भी, अब से मैं सीटेट को फिर रिवाइज कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो तुम एक काम करोगे, तुम्हें मैं पहले कर दूं, मुझे दो चीज करानी है, एक तो पेडागोजी और एक गद्यांश पद्यांश। और मैंने ये लिखा है एक गद्यांश और एक पद्यांश। एक पैसेज आएगा तुम्हें, अपठित गद्यांश आएगा, और एक कविता की शेप में भी पैसेज आएगा, और ये 15 नंबर के होंगे। लेकिन इन गद्यांशों में कभी कभी तुम्हें, पैसेज तो मैं बीच बीच में कराऊंगा, ये बात तो ध्यान रखना, चाहे मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं, पर इनमें कभी कभी तुम गद्यांश पद्यांश में तुम्हें शब्द भी पूछ सकता है। कोई शब्द दे देगा ऐसे करके, पूछेगा सूर्य शब्द है क्या? हाँ है। फिर पूछेगा तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज, शब्द पे प्रश्न आएंगे। हो सकता है वाक्य पे प्रश्न दे दे वो। इस पैसेज में से एक गद्यांश आएगा, उसमें से ही एक वाक्य उठा के देगा, पूछेगा सरल संयुक्त मिश्रित है। तो बहुत ज्यादा व्याकरण नहीं आएगी, मुश्किल नहीं आने वाली, पर यह आएगा। एक संज्ञा का प्रश्न भी आ सकता है। कौन सा? संज्ञा का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सर्वनाम पूछ सकता है, क्रिया, सकर्मक अकर्मक पूछ सकता है, विशेषण पूछ सकता है, समास, उपसर्ग प्रत्यय पूछेगा, अलंकार। तो मैंने कुछ व्याकरण लिखा है, इसमें एक मैं संधि का टॉपिक भी शुरू करूंगा तुम्हें, लेकिन अभी लिखा है ज्यादा व्याकरण नहीं आती, व्याकरण मामूली पूछेगा। हो सकता है संज्ञा में पूछे तो भाववाचक संज्ञा पूछ ले, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूं आज मैं पहला टॉपिक शुरू करूंगा। मैं ग्रामर से शुरू करता हूं और शब्द कराऊंगा। जब शब्द कर लेंगे तो देखिए, शब्द करने के बाद मैं हमेशा क्लास के बाद अगली क्लास में मैं अभ्यास करूंगा। अभ्यास का मतलब कि शब्द की प्रैक्टिस, कि जो हमने शब्द सीखा उसके प्रश्न कर पा रहे हो या नहीं, तो सबके अभ्यास आने शुरू होंगे। और जब हम ये कवर कर लेंगे तो फिर हम हिंदी शिक्षण पढ़ेंगे, हिंदी पेडागोजी पढ़ेंगे। बात समझ में आई? पेडागोजी मैं समझा दूं, आज शुरू कर रहा हूं मैं आपसे रिवीजन। मैंने पिछली बार गद्यांश कराया था, लेकिन मान लो मैं अगर 3 टॉपिक या 2 टॉपिक तुम्हें करा दिए तो फिर बीच में मैं गद्यांश पद्यांश एक दिया करूंगा, क्योंकि मेन तो तुम्हें गद्यांश पद्यांश आएगा। तो शुरू कर रहा हूं आज की क्लास का पहला टॉपिक। बताइए क्या लिखा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं शुरुआत कर रहा हूं शब्द की। चलिए तो शुरू करें। शब्द क्या है? क्योंकि तुम्हें सिर्फ इसकी परिभाषा नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा, एक शब्द दे देगा तुम्हारे सामने, कहेगा अंधकार, फिर पूछेगा क्या ये शब्द है, कि हाँ जी है, बस इतना ही पूछ लेगा। जरा बताओ सभी लोग, ये तत्सम है? ए ऑप्शन तत्सम है, ये पूछेगा। फिर बताइए बी तद्भव है, तो शुरू करूंगा, हो सकता है 2 क्लासेस में जाए अभ्यास भी और ये भी। सी देशज है या विदेशज है? तो पेडागोजी बाद में, पहले ग्रामर और पैसेज शुरू होंगे, और एक विदेशज। शुरुआत हो गई तुम्हारे सीटेट के पेपर की। जरा बताइए सभी लोग, बताइए जरा कौन सा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज? जरा बताओ सभी, बताओ। तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेश? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर मैं शुरू करूं टॉपिक को। बताइए भाई, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज? शुरू करो। गुड आफ्टरनून रेखा। तो चलो मैं शुरू कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो जिसने ये टॉपिक कर लिया होगा वो तो देखेगा मेरी वीडियो होगी ये, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं शुरू से लेकर चल रहा हूं अब दोबारा से। हाँ, आज ही स्टार्ट कर रहा हूं, आज से शुरू कर रहा हूं। तो जिसने कहा है ना तत्सम, वो सही है। अंधकार तत्सम इसलिए है क्योंकि जो संस्कृत का शब्द होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो होते हैं तत्सम, ठीक है। और कहते हैं अगर संस्कृत के शब्द बोलते बोलते बिगड़कर हिंदी के बन जाते हैं तो तद्भव। तो देखिए, अंधकार बोलते बोलते हो गया अंधेरा, और अंधेरा हम आम जिंदगी में बोलते हैं, जो आम जिंदगी में बोला जाता है वो तद्भव है। तो संस्कृत से बिगड़ा रूप, या कहूं तो हिंदी का रूप, वो तद्भव है, हिंदी शब्द तद्भव है। एक देशज शब्द है, देशज भी पहचानना है, और विदेशज। तो शुरुआत कर रहा हूं शब्द की, तो शुरू करना जा रहा हूं मैं टॉपिक। आप अपने कमेंट देते जाना और देखता जाऊंगा। तो शुरू कर रहा हूं मैं फटाफट। चलिए, ए बिल्कुल सही कहा है, बहुत जल्दी करेंगे, कवर कर रहा हूं मैं। चलो बताओ। सबसे पहले मैंने लिखा शब्द। अब कोई मुझसे पूछे शब्द किसे कहते हैं, तो मैं हमेशा ऐसे पढ़ाता है भाई, वैसे पढ़ा रहा हूं। मैंने लिखा ये ये लिखा अमर, और ये लिखा अमर घर गया, अमर घर गया। मेरी और वीडियो भी देखोगे तुम्हें ऐसे ही मिलेगी। आवाज आ रही है ना, क्लियर है ना? चलिए चलिए तो फटाफट करते हैं बस। अमर, अमर घर गया। पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। देखिए, कोई मुझसे पूछे इसमें शब्द कहाँ है, तो मैं कहता हूं शब्द ये है। और कोई पूछे ये क्या है, तो मैं कहता हूं ये है वर्ण।
और कोई पूछे ये क्या है, तो मैं कहता हूं ये है वाक्य, और मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं, शब्द। तो देखिए ये है वर्ण। भाषा ना बोली जाती है, कहते हैं जब कोई बोली जाता है उसे कहते हैं ध्वनि। पर बता सकते हैं ध्वनि का पहला लिखित रूप क्या कहलाता है, पहला लिखित रूप वर्ण है। फिर बताए जब बहुत सारे वर्ण मिल जाते हैं, बहुत सारे वर्ण मिल जाएंगे तो हो जाएगा शब्द। वर्ण माने अक्षर ही मान लो आप, और जब बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे तो हो जाएगा वाक्य। पर जब भी भाषा में कुछ लिखा जाएगा तो तीन ही चीज लिख सकते हैं, या तो वर्ण लिख सकते हैं, या शब्द, या वाक्य। मैं पढ़ाने जा रहा हूं शब्द। अब कोई पूछे शब्द किसे कहते हैं, सुनो भाई, कोई पूछे शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए शब्द किसे कहते हैं। मैंने सबसे पहले लिया अ, फिर एक अक्षर था म, और फिर लिखा र। ये तीन अक्षर थे, तीनों को मिलाया तो ऐसा लग दिया शब्द बन गया। तो सुनिए भाई, अ म र तीनों को मिला दिया तो मुझे लगा वर्णों के समूह को शब्द कह दें, पर वर्णों का समूह शब्द नहीं होता, वर्णों का सार्थक समूह। जब बहुत सारे वर्ण मिल जाएंगे और अर्थ भी निकलेगा तब होगा शब्द। वेरी गुड, सही है, बहुत अच्छा है। तो शब्द किसे कहते हैं, देखिए अगर पहले मैंने लिखा अ, फिर लिया म, फिर लिया र लिया, और तीनों को मिलाया अमर, और अमर शब्द बन गया। वो क्यों, क्योंकि इसका अर्थ है, क्योंकि अमर का अर्थ है जो मर ना सके, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे ले लूं, पहले र ले लूं, ये भी एक वर्ण है, फिर म ले लूं, फिर अ ले लूं, और इसको पूछू ये शब्द है, तो ये शब्द नहीं है। वो क्यों क्यों, क्योंकि शब्दों का इसका कोई अर्थ है ही नहीं। अगर मैं आपके सामने लिखूं जल, तो क्या ये शब्द है, बिल्कुल। जैसे मैं बोलूं जल, तो तुम्हारे दिमाग में एक फोटो फ्रेम बन जाएगा जल कैसा होता है, ठीक है ना, तो ये शब्द है। लेकिन अगर मैं लिखूं लज, कोई मुझसे पूछे क्या लिखा, मैं कहता हूं ये कुछ नहीं है ना, ये शब्द है। वो क्यों, क्योंकि ये होता ही नहीं है कुछ, मैंने तो इसे उल्टा लिख दिया। याद रखना, जब भी वर्ण मिलेंगे और उनका एक अर्थ निकलने लगेगा, अर्थ कैसे निकलेगा, या तो इसे इंग्लिश में बता दो क्या कहते हैं, जल को कहते हैं वाटर, अगर इंग्लिश में बता दिया तो भी शब्द है। और ना समझ में आया तो दिमाग में एक फोटो फ्रेम बनती है जल। तो बताओ, अगर मैं कहूं फूल, तो क्या ये शब्द है या नहीं है, बिल्कुल। अगर मैं तुमसे कहूं एक शब्द मंगल, तो मंगल शब्द है, चाहे ये ग्रही क्यों ना हो, पर मंगल उसे कहते हैं जो जिसका अच्छा होना होता है। तो याद रखने, ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य, वेरी गुड, शाबाश। तो मैं पहले शब्द की बात करूंगा और ज्यादा परिभाषा नहीं पढ़ेंगे जो पेपर में आना है। तो देखिए शब्द की एक चीज तो सीख गए, शब्द के लिए चाहिए वर्ण। तो वर्णों के सार्थक, सार्थक माने मीनिंगफुल, अर्थवान, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं हम, शब्द। ये थी परिभाषा शब्द की, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक सबको बात समझ में आई, ये थी वर्ण की परिभाषा। अब सुनिए, अब एग्जाम में जब तुम सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें डायरेक्ट व्याकरण तो पूछेगा नहीं, तुम्हें पैसेज में से एक शब्द उठा के देखेगा और पूछेगा शब्द का प्रकार, कि तत्सम है, तद्भव है, देशज विदेशज। तो हमेशा शब्द के प्रकार पढ़े जाते हैं, हमेशा तुमसे पूछेगा शब्दों के प्रकार, शब्दों के प्रकार। सुनिए भाई, अगर तुमसे पूछे शब्द कितने प्रकार का है, तो अभी मैं बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं पहले एक चीज लिखता हूं, सिर्फ 1 2 3 और ये लिखा मैंने 4। तुम में से कोई बच्चा पूछे कि सर आप शब्द के 4 प्रकार बता रहे हो, मैं कहता हूं नहीं, असली में मैं शब्द के प्रकार पहले नहीं बता रहा हूं, प्रकार में बाद में बताऊंगा। मैं शब्दों को, ये देखिए ये एक शब्द लिख रहा हूं, क्या लिखा है, पहचान। पहले मैं पहचान बता रहा हूं, असली में भी प्रकार नहीं बता रहा हूं, मैं पहचान। असली में हम हिंदी का कोई भी शब्द हो, जैसे मैं यहां एक शब्द लिख दूं, चलिए मैं अगर लिख दूं एक शब्द मूर्ख, मान लो मैं एक शब्द लेता हूं मूर्ख, ये शब्द है, ठीक है। पर इस शब्द को कई बार हम ऐसे पहचानते हैं कि ये बना, देखिए भाई मैं एक शब्द और लेता हूं, इसकी जगह ये ले लेता हूं सूर्य, सुंदर। क्या ये शब्द है, बिल्कुल। सूर्य को इंग्लिश में सन कहते हैं, शब्द तो है। पर कई बार इस शब्द को हम एक आधार पे नहीं पहचानते, कई तरीकों से पहचानते हैं। देखिए मैं यहां लिखने जा रहा हूं, कभी कभी मैंने एक शब्द लिखा रचना और बनावट, ध्यान से सुनना भी मेरे पास, बनावट। और दूसरी चीज लिख रहा हूं मैं इसकी जगह, फिर मैंने लिखा उत्पत्ति। देखिए इस शब्द को कई बार हम ऐसे पहचान, मैं और लिख दूं पहले सारी चीजें, उत्पत्ति, फिर मैंने लिखा अर्थ, और एक शब्द लिख रहा हूं मैं रूप, और रूप के बाद इसमें एक शब्द जोड़ देता हूं रूपांतरण। रूपांतरण को कहते हैं परिवर्तन, रूपांतरण को कहते हैं परिवर्तन। अब सुनिए, रमन का सार्थक अर्थ नहीं है, रमन, कई बार हम नाम तो लिख देते हैं पर इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, सही बात है। पर किसने कहा कि सार्थक अर्थ नहीं है, संस्कृत के शब्द को देखो, रमन किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रमन का अर्थ नहीं है, रेखा, ऐसा नहीं है रमन का अर्थ नहीं है, संस्कृत में इनका अर्थ देखोगे तो होगा।
ठीक है, मन से जो रमा हुआ है, रमन, संस्कृत में इसका अर्थ है। आप ये नहीं कहेंगे कि इसका कोई अर्थ नहीं है। आप जरा संस्कृत के वर्ड वकैब तो किसी को पता ही नहीं है कितना है, संस्कृत के शब्द है। अगर मैं कहूं विभावरी, इसका अर्थ है, तुम तो जानते ही नहीं हो, पर विभावरी माने रात। मैं कई शब्द दे सकता हूं ऐसे। कुलुष, कुलुष का अर्थ है निष्कुलुष, सुना है? नी तो अलग है, कुलुष का शब्द अर्थ है। तो ऐसा नहीं कि आप ये कहें कि शब्द का अर्थ नहीं है, शब्द के अर्थ हैं। तो देखिए, मैं ज्यादा बात नहीं करने जा रहा हूं, सुनो अब इधर ध्यान दो, मैं करा रहा हूं ये। मैं एक कहना चाह रहा हूं, मैं एक शब्द लिख रहा हूं फूल। पता है, इस शब्द को हम कई आधारों पर पहचान सकते हैं। कई बार हम ये भी देख सकते हैं कि इस शब्द की रचना कैसे हुई है, इसको बनाया कैसे गया है। कई बार हम इस शब्द को, मैं ऐसे नहीं देखता हूं कि इसकी रचना कैसी हुई, बनाया गया है। कभी कभी हम इस शब्द को ऐसे पहचानते हैं आया कहां से है, ये संस्कृत से आया है, हिंदी से आया है, अंग्रेजी से आया। तो शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर ही पहचाना जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है शब्द की। कभी कभी इस शब्द को हम अर्थ से ही पहचानते हैं, क्या इसका अर्थ निकलता है या नहीं निकलता, ऐसे भी अर्थ से भी देखते हैं। पर कभी कभी हम इसको रूपांतरण, इसमें परिवर्तन करके भी हम पहचानते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं? कोई नहीं, इससे पहले नहीं दिख रहे तो आज पहला ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं। तो मैंने एक बात बताई, अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, जैसे दे दूं कीचड़, मान लो कीचड़, अगर मैं लिख देता हूं कीचड़, तो शब्द तो है, इसका एक फोटो फ्रेम तो है, कीचड़ एक शब्द है। फिर पूछे ये वाला शब्द हम रचना बनावट के आधार पर भी पहचान सकते हैं, उत्पत्ति से ही पहचान सकते हैं, अर्थ से ही पहचान सकते हैं, और रूपांतरण। तो किसी शब्द को पहचानने के 4 आधार हैं, ठीक है। अगर, और प्रकार अब मैं लिखूंगा, अगर पूछा जाए कि रचना बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार का है, तो बेटा टाइप्स अब लिखूंगा, एग्जाम में यह आता है। पहला है रूढ़ शब्द, एक होता है रूढ़ शब्द, एक दूसरा होता है यौगिक शब्द। ध्यान से सुनना, एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, ये है आसान से शब्द। एक होता है योग रूढ़, एक रूढ़, एक यौगिक और एक योग रूढ़। जब भी हम शब्द को ऐसे पहचान रहे होते हैं कि ये बना कैसे है, इसकी रचना कैसे हुई है, तो हम ऐसे पहचानते हैं ये रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़। इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन कभी कभी हम शब्द को ऐसे नहीं पहचानते ये बना कैसे है। हम कोई भी शब्द लिखते हैं, फिर ये देखते हैं, जैसे गज लिख दिया, फिर पूछते हैं क्या ये, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, क्या ये अरबी से आया है या ये संस्कृत से उठा है। ये संस्कृत का शब्द हमने संस्कृत से हिंदी में ले लिए, तो कई बार शब्द बनाए नहीं गए, शब्द की हमारी हिंदी में उत्पत्ति हो गई है, तो हम ये देखते हैं शब्द आया कहां से है। तो किसी भी शब्द को हम ऐसे ही पहचान सकते हैं आया कहां से है। तो जब उत्पत्ति के आधार पर पहचानते हैं तो शब्द 4 प्रकार का होता है। रचना बनावट के आधार पर 3 प्रकार का होता है, जो मैंने नाम लिखे हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहला होता है तत्सम, और फिर मैं ये बताऊंगा तुम पढ़ोगे क्या। एक दूसरा होता है तद्भव, इस बात को ध्यान रखना है। एक दूसरा होता है तद्भव। एक तीसरा शब्द होता है देशज। एक चौथा होता है विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर 4 ही माने जाते हैं, पर एक कभी कभी इसमें 5वां शब्द भी रखते हैं हम, जो इसका प्रकार मुख्य भेद नहीं माना जाता है। याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार का है, पर कभी कभी एक 5वां नाम तो लिख रहा हूं, पर ये इसका मुख्य भेद नहीं है। वो क्यों? क्योंकि ये इनको जोड़ जाड़ के बनाया जाता है, इनको देखा जाता है, इसलिए बनाया जाता है। तुम बस इतना जान लेना। एक शब्द और होता है कौन सा, संकर, ये उसका मुख्य भेद नहीं होता, गौण भेद माना जाता है। समझ में आ रही बात? थोड़ी मुश्किल तो नहीं लग रही क्लास? मुश्किल तो नहीं लग रही? अभी कर रहा हूं। हाँ, तो रचना बनावट के आधार पर 3, उत्पत्ति के आधार पर 5 नहीं है, 4 रखोगे। असली में देखिए, मैं तुम्हें बताता हूं, असली में ये 4 ही शब्द हैं, 4 ही होते हैं। पर कभी कभी संकर कैसा होता है, जैसे मैं देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, एक शब्द लिखा लाठी, और इसमें एक शब्द और जोड़ दूं चार्ज, और ये फिर शब्द बन गया, लाठी चार्ज शब्द है। पर पता है, कोई पूछे कौन सा शब्द है, तो मैं कहता हूं ये संकर शब्द है। संकर उस शब्द को कहते हैं जो 2 अलग अलग भाषा से मिलकर बनता है। पर एक तो इसमें लाठी जो है वो देशज शब्द है, और चार्ज इंग्लिश का वर्ड है, इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में CHARGE, चार्ज। जो शब्द 2 अलग अलग भाषा से मिलकर बनता है उसे संकर कहते हैं। पर क्या इस शब्द को बनाने के लिए मुझे इन्हीं शब्दों की जरूरत पड़ी? ना पड़ी। तो मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर 4 ही होते हैं, पर कभी कभी इन्हीं को जोड़ जाड़ करके एक और शब्द इसमें रख लिया गया है, पर वो इसका मुख्य भेद नहीं माना जाता। याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर 4 ही होते हैं, पर 5वां पूछता है वो। अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, अभी डिस्कस कर रहा हूं। कई बार शब्द को हम ऐसे देखते हैं कि ये बना कैसे है, इसकी रचना कैसे हुई है, पर कभी कभी शब्द को हम ऐसे भी देखते हैं ये आया कहां से, ठीक है। पर कभी कभी शब्द अगर हम इस आधार पे ना देखें, इस आधार पे ना देखें, तो कभी कभी ऐसे देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर का मतलब, हम कोई भी शब्द लेते हैं, फिर ये देखते हैं क्या इसका अर्थ निकलता भी है या नहीं। तो जब अर्थ के आधार पर शब्द देखा जाता है
तो दो ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। और कौन कौन सा मैं यहां लिख देता हूं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक। ये बात ध्यान रखना, किसी भी शब्द को हम चार तरीके से देख सकते हैं। रचना बनावट के आधार पर भी देख सकते हैं, बनने के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी देख सकते हैं, अर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं। और एक शब्द और है, कभी कभी हम शब्द अर्थ के आधार पर भी ना देखें तो हम ये देखते हैं क्या किसी शब्द का रूप बदलता है या नहीं बदलता, उसके रूप में अंतर आता है या नहीं आता, क्या उसमें परिवर्तन होता है या नहीं है। तो परिवर्तन या रूपांतरण के आधार पर भी शब्द दो प्रकार का होता है, इसे हम आगे जज करेंगे। और कौन कौन सा? एक विकारी शब्द, अभी सुनते जाना, और एक है अविकारी। हो सकता है शब्द तुम्हें दो क्लासेस में जाएं, तो पढ़ते जाना है। एक विकारी और अविकारी, ग्रामर आती है। हाँ बेटा रेखा मैं पढ़ा चुका हूं, अब रिवीजन चल रहा है। मैंने पेडागोजी भी पढ़ा दी है और मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन अब मैं कैसे कराऊंगा तुमसे रिवाइज में रख लो इसे। जिसे पढ़ना है वो पढ़ सकता है, बाकी तो कोर्स मेरा सारा है, आप देख लिया। एक काम करोगे, आज मैं शब्द पढ़ा रहा हूं, अगली बार टेस्ट लूंगा शब्द का, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर शब्द लूंगा। अगर दो व्याकरण के टॉपिक होंगे तो तीसरा मैं पैसेज कराऊंगा, पैसेज बीच में चलते रहेंगे, इस तरह से कंटेंट लेके चलेंगे। कोई नहीं, पढ़ा चुका हूंगा, लेकिन इसे देखिए। तो मैं यहां तक पहुंच गया हूं। अब तुम एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो सीटेट की, तो क्या आता है एग्जाम में? एग्जाम में तुम्हें अगर कुछ समझ में भी नहीं आया तो छोड़िए, इतना बताना जरूरी था। बस तुम्हें पता है क्या पूछेगा? आपके सामने एक शब्द दे देगा, जैसे दे देगा मच्छर। मच्छर क्या ये शब्द है? बिल्कुल शब्द है, वाक्य तो नहीं है ना, ये वर्ण है। बहुत सारे वर्ण मिल गए तो शब्द, और इसका एक अर्थ भी है। बस तुमसे ये पूछेगा, बताइए मच्छर अगर शब्द है तो ये रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है, या ये पूछेगा ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है या संकर है, या पूछेगा सार्थक है या निरर्थक है, या पूछेगा विकारी या विकारी। असली में इनमें से सब शब्द प्रश्न आते हैं। तो ये मुझे सारे शब्द करा रहे हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, सार्थक, निरर्थक, विकारी या विकारी। इनकी पहचान आएगी तुम्हें, इनकी पहचान आएगी, ठीक है ना। अब सुनो, है आसान, ज्यादा सीटेट में ज्यादा डीप भी नहीं जाऊंगा मैं, आराम से पढ़ते जाना, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं आएगा, क्योंकि परिभाषा तो नहीं आनी, तुम्हें डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है ना। तो मैं पहले शब्द रचना बनावट वाले करा रहा हूं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर मैं ये वाले कराऊंगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, बाद में इसमें चलेंगे। और सबसे सीटेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द पता कौन से हैं? ये वाले, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शंकर पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये शब्द पढ़ते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये ही आते हैं, इसमें से ही पूछ सकता है और इसमें से ही पूछ सकता है, वो कोई सा भी पूछ सकता है। नंबर हिंदी इंग्लिश से मिलकर बना हो। हाँ, हिंदी इंग्लिश, वेरी गुड पारुल, बहुत बढ़िया तुमने बताया। जो हिंदी इंग्लिश दोनों से बना होगा उसे संकर कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं पहले शब्द, असली में शब्द की क्लास अब शुरू हो रही है। मैं पहला शब्द शुरू कर रहा हूं, कौन से वाले? रचना बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है ये बता रहा हूं। और मैंने तो ये सीखा, रचना बनावट के आधार पर शब्द तीन ही प्रकार का है। तीन है तो कौन से नाम है? पहले ये वाले शब्द चल रहा हूं। एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़ी। तीनों यही बता रहा हूं मैं, सिर्फ जितना मैंने शायद इससे पहले बहुत पढ़ाया होगा शब्द को, पर अब ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें बहुत शॉर्ट में आना है। तुम्हें क्या सीखना है? मैं ऐसा कौन सा शब्द तुम्हारे सामने लिखूं कि तुम ये पहचान लो, ये रूढ़ है, ये यौगिक है, ये योग रूढ़ है। सिर्फ इन्हें ये आएगा प्रश्न में यहां से। तो देखिए, मैं तुम्हें एक काम करता हूं, मैं ऐसे सिखाता हूं। देखिए, मैंने एक शब्द लिखा देश। पहले बताओ क्या ये शब्द है? तो कई बार हम इस शब्द को ऐसे देखते हैं, ये बना कैसे है? क्या ये एक शब्द है या इसमें एक और शब्द जोड़ा गया, या एक है ही नहीं शब्द? तो देखिए, कोई मुझसे पूछे ये शब्द है, तो मैं कहता हूं हाँ ये शब्द है। और ये कौन सा शब्द है? ये है रूढ़ शब्द। पर बताइए, जब किसी रूढ़ शब्द में हम एक और शब्द जोड़ दें, जैसे देखिए, अगर मैं इसमें एक शब्द जोड़ दूं भक्ति, क्या जोड़ दूं? भक्ति। तो मुझे बताओ एक शब्द है या दो शब्द है? दो शब्द। पर अगर मैं पूरा शब्द पूछूं देशभक्ति, क्या वाक्य बना या शब्द बना? अब भी तो शब्द बना। कभी कभी हम शब्दों को जोड़ जाड़ करके बनाते हैं। बताओ, क्या इन दोनों शब्दों को मिलाकर हमने एक नए शब्द की रचना कर दी? नहीं कर दी। तो रचना और बनावट, इस शब्द को बना दिया या रचना कर दी। रचना बनावट के आधार पर तीन तरह का शब्द होता है, ठीक है। अब सुनिएगा भाई, कहते हैं जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं वो है यौगिक। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं और मैं पूछूं जो शब्द दो शब्दों से मिलकर नहीं बनेगा, उसे क्या कहेंगे हम? रूढ़। तो सीधी सीधी बात है, जो एक ही शब्द होगा वो रूढ़ होता है, लेकिन जिसमें कुछ और जोड़ दोगे तुम, तो वो कौन सा बन जाएगा? यौगिक। यौगिक माने जिसका योग कर दिया गया है, यौगिक। यौगिक का मतलब जिसका योग कर दिया है। अब सुनिए, इधर एक बात और सुनो। कोई मुझसे पूछे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो कभी कभी मैं इसकी जगह एक और शब्द लिखता हूं,
रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो मूल शब्द है, जो ओरिजिनल शब्द होता है। पर कभी कभी उस ओरिजिनल शब्द में कुछ हम जोड़ देते हैं। मुझसे कोई पूछे क्या ये जुड़कर बना है या जुड़कर नहीं बना, मैं कहता हूं ये जुड़कर बना ही नहीं है, ये मूल शब्द है। मूल शब्द का मतलब है कि अगर इसमें से मैं कुछ शब्द हटाऊं तो सारा शब्द ही टूट जाएगा। देखिए दे हटाऊं तो कोई शब्द बचेगा ही नहीं अर्थवान। लेकिन अगर भाई रूढ़ एक शब्द है, ये रूढ़ी तो है, रूढ़ वो शब्द है जो किसी से मिलकर नहीं बना, क्योंकि इसमें से मैं अगर कुछ अलग करूंगा तो कोई शब्द ही नहीं बचेगा, फिर तो खराब ही हो जाएगा शब्द। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि देश में अगर मैं कुछ शब्द बढ़ दूं, जैसे मैं जोड़ दूं वासी, देश में वासी जोड़ दूं, तो क्या ये दो शब्दों का मेल हो गया? नहीं होगा। जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं वो है यौगिक, जो शब्द दो शब्दों से मिलकर नहीं बनेगा, जो एक ही होगा, वो होगा रूढ़। और रूढ़ हमेशा मूल शब्द होते हैं, कभी कभी उन मूल शब्दों में हम कुछ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिखने जा रहा हूं इसकी परिभाषा। इन दोनों की परिभाषा सिर्फ एक ही मानी जाती है, मैं लिख रहा हूं जो मेल से ना बने, मिलने से नहीं बने, जो मेल से ना बने, यानी जो दो शब्दों से मिलकर नहीं बनेगा, ना बने, उसे कहते हैं हम रूढ़। बस यही परिभाषा है इसकी। और यहां लिख लो जो मेल से बने, यानी दो शब्दों के मेल से बने, जो मेल से बने उसे हम कहते हैं यौगिक। बस यही अंतर है, ध्यान रखना। जो समझ में ना आए वो पूछ लेना। और मैं शब्द लिखने जा रहा हूं, उदाहरण। अब मान लीजिए पहला उदाहरण दे रहा हूं, बताइए अगर मैं आपके सामने लिखूं सूर्य, तो क्या ये शब्द है? बिल्कुल है। कोई मुझसे पूछेगा ये दो से मिलकर बना है या एक ही है, मैं कहता हूं एक है। जो एक ही शब्द होगा वो रूढ़ी होगा। वो कैसे? क्योंकि अगर इसमें से मैं कुछ हटाऊं तो सारा शब्द बिगड़ जाएगा। जिस शब्द को तोड़ा ही ना जाए, जिसके खंड ही ना हो, वो रूढ़। और जिसके खंड हो जाए, खंड माने सार्थक खंड हो जाए, मीनिंगफुल टुकड़े हो जाए, उसे कहते हैं यौगिक। और देखिए इस शब्द में अगर कुछ जोड़ दोगे तो तुमने योग कर दिया, किसी का जोड़ के ही तो बनाया। और अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं सूर्य ताप, तो क्या ये यौगिक है या नहीं है? जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनेंगे वो यौगिक, और जो शब्द दो शब्दों से मिलकर ना बने वो है रूढ़। एक ही शब्द होगा वो रूढ़, ये दो होंगे। तो एक बात तो सीखी, जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनेगा वो यौगिक है, और जो दो से मिलकर ना बने वो रूढ़। चलिए मैं दो तीन शब्द पूछता हूं। चलिए अगर मैं आपके सामने लिखूं गृह, गृह माने घर, क्या संस्कृत का तो शब्द है पर एक ही तो है। पर अगर इस गृह में मैं प्रवेश जोड़ दूं तो एक शब्द है दो, जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनेगा वो यौगिक होगा। कंफर्म बात है। तो जो एक ही है वो रूढ़, और जो दो हैं वो यौगिक। ऐसे पहचान लीजिए आप। पर यकीन करें रूढ़ वो शब्द है जो मूल शब्द है, जिसमें कुछ नहीं जोड़ा गया। और ये शब्द एक रूढ़ शब्द है, अगर इसमें से मैं कुछ हटाऊंगा भी तो बेकार हो गया शब्द। पर ये तो दो शब्द हैं या नहीं है? कभी कभी ऐसा शब्द भी आता है, बताइए अगर मैं तुमसे कहूं काम, और ये अगर लिखूं चोर, काम चोर, तो बताओ दो शब्द से बना नहीं बना? काम चोर, ठीक है या नहीं है? ये भी ध्यान रखना। जब जब दो शब्द हैं तो यौगिक है। एक शब्द और देखिए, कभी कभी शब्द आएगा रेखा, क्या रेखा एक ही तो शब्द है? कुछ अलग ही नहीं हो सकता इसमें। लेकिन अगर मैं कहूं रेखांकित, कई बार ऐसे शब्द आ जाता है रेखांकित, तो कितने बच्चे जानते हैं दो शब्द हैं? पर कई बार देखिए दो शब्द साफ दिखते हैं, सूर्य अलग है, ताप अलग है, ग्रह अलग है, प्रवेश अलग है, काम अलग है, चोर अलग है। पर क्या दोनों शब्द मिक्स भी कर देगा? नहीं कर देगा, मिश्रित भी तो कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना, दो तो हैं पर कभी कभी मिश्रित होंगे। देश बंधु यौगिक है, बिल्कुल सही है, यौगिक है रेखा। तुम बस इतना जान लो अभी कि जो शब्द दो शब्द से मिलकर बनेगा। पर पता है जितने ये शब्द है ना यौगिक, उनकी एक गारंटी होती है, वो खुल जाते हैं। जैसे इसे खोल दूंगा मैं, सूर्य का ताप, इनका विग्रह हो जाता है। ये सारे समास ही लिखे हैं मैंने। इसे कह सकते हैं ग्रह में प्रवेश, इसे कह सकते हैं काम से जीव चुराने वाला, इसे कहते हैं रेखांकित। अगर मैं आपके सामने लिखूं क्रम, और अगर लिख दूं क्रमांक, क्रमांक, तो क्या यौगिक शब्द है या नहीं है? तो एक बात ध्यान रखना, क्रमांक जो दो शब्द से मिलकर बनेगा वो यौगिक है। क्रम और अंक दो शब्द निकालने हैं। दो शब्द कौन से बताइए? क्रम और अंक। कई बार मिक्स करके देगा। तो जो दो से मिलकर बनेगा, जो मिलकर बनेगा वो यौगिक है। बड़ी आसान है, खत्म ये बात। पर इसके बाद मैं एक शब्द दे रहा हूं और तुम मुझे कमेंट करके बताओगे क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, कभी कभी यौगिक शब्द है, कभी कभी। अगर देखिए एक बच्चे ने पूछा है कभी कभी, क्या ये यौगिक शब्द है? बिल्कुल यौगिक शब्द है। कभी पूछोगे दिनों, दिन दिन, ये यौगिक शब्द है? तो जब आपने दो दे ही दिए तो यौगिक ही है, ये तो फाइनल हो गया। लेकिन कई बार इसकी जगह ये भी लिख देगा आपको, मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटा करता हूं, थोड़ा दिखा देता हूं। अगर मैं आपके सामने यहां लिखूं, अगर मैं आपके सामने यहां लिखूं दिनों दिन, दिनों दिन, तो सुनो इसमें भी तो दो शब्द हैं दिन दिन,
जब दो शब्द दिखाई देंगे वो यौगिक होंगे। काम चोरी भी होगा, गृहस्थ नहीं होगा, गृहस्थ नहीं होगा, गृहस्थ नहीं होगा। दिन दिन और कभी कभी, याद रखना, चाहे अलग आ जाए चाहे मिक्स करके दे दे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या किसी को डाउट नहीं है? मैं आगे बढ़ूं, योग रूढ़ बता दूं, समझ में आए? इससे ज्यादा करना नहीं है आपको। हाँ, अब सुनिए, मैं लिखने जा रहा हूं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो जो दो से बना है वो यौगिक, जो दो से नहीं बना, पर एक शब्द जरूर बताना है आपको। सुनना, मैं इस बार एक शब्द देता हूं, एक तो पनघट। पहले ये बताइए, पनघट कौन सा शब्द है, रूढ़ या यौगिक? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, यहां तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने सीख लिया, जो एक है वो रूढ़ है, जो दो है वो यौगिक है। कैसे? अगर मैं लिखूं बड़ा ही शब्द मच्छर, तो इसमें दो शब्द नहीं है, मच्छ और छर नहीं है, क्योंकि एक शब्द हटाऊंगा तो अगर कुछ हटाऊंगा तो बिगड़ जाएगा ये शब्द, ये एक ही शब्द है। पर देखिए, अगर मच्छर में कुछ जोड़ दोगे, मच्छरदानी, तो ये यौगिक हो गया। एक शब्द में कुछ जुड़ा मिलेगा तो वो यौगिक होगी, इस बात को ध्यान रखना। इस बार शब्द दे रहा हूं मैं, सुनो, इस बार मैं शब्द दे रहा हूं, ये बताओ, मैं सिर्फ इन दोनों में बताना कौन सा यौगिक है या रूढ़ है। अगर मैं आपको लिखूं पनघट, ये रूढ़ है या यौगिक? बताकर दिखाओ, रूढ़ है या यौगिक? सब कमेंट करके बताओ। रूढ़ है यौगिक? इसे बताइए, पनघट, पनघट रूढ़ है या यौगिक? एक शब्द है या दो? पनघट। और ये भी बताओ, अमचूर, अमचूर। और ये भी बताओ, पागल। इनमें से पहले ये दोनों बताओ, ये कौन से है? ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। मुझे बताओ कौन सा रूढ़ है, कौन सा यौगिक? नंबर 1 2 करके डालना, कौन सा रूढ़ है, कौन सा यौगिक? पागल, पनघट और अमचूर। इसे और बताकर दिखाओ। ये तो मैंने आसान लिखे, पनघट यौगिक है। और बताओ। तो देखिए, देखिए, पागल एक शब्द है, ये तोड़ा ही नहीं जा सकता, अगर कुछ तोड़ूं तो बिगड़ जाएगा। ये है रूढ़ शब्द, पागल। अभी सुनो, ये है रूढ़ शब्द, ये है रूढ़ शब्द, ध्यान रखना, पागल रूढ़ है। लेकिन पागल बाद में डिस्कस करूंगा, ये रूढ़ है, इसे हटा रहा हूं। ये कैसे पहचानोगे? पनघट, पनघट जो है, पनघट जो है, पनघट, पनघट जो है वो यौगिक शब्द है। कैसे पहचानोगे पनघट यौगिक है? यौगिक कैसे है? देखिए, पनघट लिखा है मैंने, है ना। कई बार ना बिगड़ा हुआ रूप आता है, पहला शब्द इसमें पन है, बताओ मैं पन कहूं या पानी? कई बार आपको मिलते जुलते शब्द बोलने हैं, पन माने पानी और घट माने घाट। पनघट कुएं को कह देते हैं, पानी घाट। अरे इसका विग्रह करूंगा तो पानी का घाट कहूंगा, नहीं कहूंगा? क्या ये यौगिक है या नहीं है? अजीब सा शब्द है, अमचूर। अम कहूं या आम? मिलते जुलते शब्द बोलो, अम कहूं या आम? और चूर माने चूरन, और इसका विग्रह, अरे अमचूर आम के चूरन को ही कहते हैं। कभी कभी साफ शब्द नजर आएंगे, ग्रह अलग है, प्रवेश अलग है, सूर्य अलग है, ताप, पर कई बार शब्दों का बिगड़ा रूप भी दे देते हैं। तुम्हें यह ध्यान रखना, क्या दो शब्द है या इस शब्द में कुछ जोड़ रखा है? अमचूर आम का चूरण, पनघट पानी का घाट, इनको खोला जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपको ऐसे शब्द दूं, हथकड़ी, हथकड़ी, तो हथ कहूं या हाथ, और कड़ी कहूं या कड़ियां, कड़ियां। और हथकड़ी हाथों की कड़ियों को ही कहा जाता है, हथकड़ी हाथों की कड़ियों को कहा जाता है। तो बस तुम थोड़ा सा ये ध्यान रखना, तुम ये ध्यान रखना कि अगर मैं कुछ शब्द इसमें जोड़ूं, कौन कौन से शब्द जोड़ूं, जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं, थोड़ा छोटा करता जा रहा हूं बार बार इसे। अगर मैं यहां लिख देता हूं इसकी जगह, ध्यान रखना, मैं यहां लिखने जा रहा हूं कुछ शब्द। अगर मैं कहूं अमचूर, अमचूर यौगिक शब्द है। अगर मैं कहूं पनघट, पनघट यौगिक शब्द है, पनघट यानी पानी का घाट। अगर मैं तुम्हारे सामने कहूं, अभी मैंने कौन सा बताया? देखिए, अगर मैं कहूं खाली पागल, तो पागल रूढ़ है। लेकिन अगर मैं कहूं पागलपन, तो ये यौगिक है। कुछ तो, अरे पागल में कुछ जो भी कुछ जोड़ दोगे वो यौगिक बन जाएगा। पागलपन, अगर मैं कहूंगा पागल एक शब्द है, इसमें कुछ भी जोड़ दोगे तो ये यौगिक बन जाएगा, ये यौगिक हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो नीचे लिख रहा हूं पागलपन, थोड़ा सा ध्यान रखना, फिर भी इसमें दो शब्द मीनिंगफुल नजर आते हैं। मुझे ये सारे शब्द बताने थे। क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी या समझ में आ रही है? आ गई बात? ज्यादा खींच दिया टॉपिक मैंने, इतना ज्यादा नहीं है। तो रूढ़ वो है जो एक है, और यौगिक वो है जो जुड़कर बना है। कभी कभी यौगिक में इतना ध्यान रखना, दो मीनिंगफुल वर्ड तुम्हें नजर नहीं आएंगे, पर तुम इतना ध्यान रखना, अम कहूं या आम, चूर चूर कहूं या चूरण, ये कभी कभी देखा जाता है। ठीक है,
पागल यौगिक है, पर अगर किसी शब्द में पागल तो लिखा, कुछ भी मैं जोड़ दूं तो वो यौगिक, अरे जो जुड़कर बना है वो यौगिक है। और पागल के साथ क्या जोड़ दूंगा, पन, तो ये हो जाएगा यौगिक। इस शब्द में कुछ जोड़ रखा है, नहीं जोड़ रखा, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये यौगिक है। ये सारे शब्द यौगिक हैं यहां तक, ठीक। अब मैं बता रहा हूं योग रूढ़, योग रूढ़ किसे कहते हैं, तो योग रूढ़ शब्द यौगिक की तरह दिखता है पर यौगिक नहीं होता। अब मैं लिखने जा रहा हूं योग रूढ़ को, मैं यही तीनों को बताऊंगा। मैं इस बार योग रूढ़ को लिखने जा रहा हूं। योग रूढ़ की पहले परिभाषा लिखूंगा, फिर मैं समझाऊंगा। योग रूढ़ किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक शब्द, ऐसे यौगिक शब्द, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। ऐसे ध्यान रखना, जो एक है वो रूढ़ है, जो दो होंगे वो यौगिक मिलकर बनेंगे, पर कभी कभी मिक्स शब्द भी दिख सकते हैं, देखना है। ऐसे यौगिक शब्द जो अलग अर्थ दें, अलग या विशेष, अलग या विशेष अर्थ दें, अर्थ दें, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो अलग या विशेष अर्थ दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़। और मैं शब्द लिखने जा रहा हूं, बताना। मैं यहां इसके कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बताइए। मैं पहला लिखता हूं नील और लिखा कंठ, सुनो। और ये शब्द तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे यौगिक के दो शब्द, पहला शब्द है नील और दूसरा शब्द है कंठ, कंठ माने गला। पर देखिए पहला शब्द है नील, मैं पहले शब्द का मिलता जुलता शब्द बोल सकता हूं, जैसे नील कह सकता हूं, नीला भी कह सकता हूं, नीली, इनके मिलते जुलते शब्द बोल लिया करो। जैसे हमने बोला आम, है ना, तो नील माने नीला और कंठ माने गला। पर नीलकंठ नीले कंठ को कहते हैं या शिव को कहने लगे हैं, नीलकंठ नीला कंठ नहीं है, नीलकंठ तो शिव है। सीधी सीधी बात है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक शब्द देने जा रहा हूं, सुनो। अगर मैं आपके सामने कहूं नीलकंठ, तो नील का अर्थ असली में नीला ही होता है और कंठ का अर्थ कंठ। पर नील ना तो मैं नील का अर्थ नीला लूंगा ना कंठ का अर्थ कंठ, मैं तो इन दोनों से मिलाकर कोई अलग ही अर्थ ले लेता हूं, शिव। तो जब कभी कोई दो शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उसे हम कहते हैं योग रूढ़। कभी तुमने बहुब्रीहि समास का नाम सुना होगा, उसे ध्यान रखना। अब एक काम करो, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये भी दो शब्द हैं, सूर्य और ताप, नीलकंठ भी दो शब्द है। पर देखिए सूर्य ताप तो सूर्य के ताप को ही कहा जाता है, पर नीलकंठ नीले कंठ को नहीं कहा जाता, नीलकंठ तो शिव को कहा जाता है। तो जब दो शब्द मिलकर समान अर्थ देंगे, सेम अर्थ देंगे, तब तो वो यौगिक है। लेकिन जब दो शब्द समान अर्थ ना देकर कोई अलग अर्थ देने लगेंगे, तब वो योग गुण में चला जाता है। और इसमें एक शब्द और जाता है, देखिए मैं लिखने जा रहा हूं एक दंत। पता है एक दंत एक दांत को नहीं कहते, एक दंत तो गणेश को कहने लगे ना। एक का अर्थ ले रहा हूं ना दांत, मैं तो किसी और का ले रहा हूं। तो जब तुम दो शब्द बोल रहे हो और दिमाग में इनके अलावा कोई तीसरा ही फोटो फ्रेम आए, तो वो योग रूढ़ है। याद रखना, एक दंत किसे कहने लगे, गणेश को कहते हैं एक दंत। तो पूछेगा ये वाला शब्द कौन सा है, चाहे तुम्हें अर्थ आना है, पर ये दोनों शब्द कौन से हैं, योग रूढ़। तो योग रूढ़ भी यौगिक की तरह दिखता तो है। ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ देने लगते हैं वो योग रूढ़ में चले जाते हैं। तो जब भी हम शब्द को देखते हैं ये बना कैसे है, तो शब्द कई बार एक ही होता है, कई बार एक में कुछ जोड़ के बनाते हैं, और कई बार एक में अगर कुछ जुड़ गया तो कोई अलग अर्थ दे देगा, वो तीसरा तरह का शब्द बन जाता है। तो जुड़ने के आधार पर तो दो तीन शब्द दो बताओ, मैं लिखने जा रहा हूं। एक बार प्रश्न आया त्रिनेत्र, त्रि माने तीन और नेत्र माने आंखें, पर त्रिनेत्र तीन आंखों को कहां कहते हैं, ये भी शिव को ही कहते हैं। कभी कभी आएगा मुरलीधर, मुरली माने बांसुरी और धारण किसने कर रखी, धर माने धारण, तो मुरलीधर तो कृष्ण है। इसमें भी मुरली में कुछ जोड़ रखा है, बन तो यौगिक सा गया, पर ये तो अलग अर्थ देता है, कृष्ण को कहते हैं। कभी तुमने सुना होगा पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर माने पहला शब्द है पीत और दूसरा शब्द है अंबर। योग रूढ़ जितने भी होते हैं वो बहुब्रीहि समास होते हैं। सही बात करी, इतना वैसे सीखना नहीं होता, पर इसे हमारी हिंदी में बहुव्रीहि समास, जब मैं समास कराऊंगा तब ये वापस लौट के आएगा। पर अभी तुम शब्दों की चीजें जानो। पीतांबर, अमचूर यौगिक है, वेरी गुड लेखिका, समझ में आ गया तुम्हें। लेकिन पीतांबर कौन है, पीतांबर विष्णु को कहा जाने लगा है, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, पीत माने पीला और अंबर माने आकाश नहीं होता, अंबर माने वस्त्र भी होता है। पीतांबर पीले वस्त्रों को नहीं कहा जाता, पीतांबर कहा जाता है विष्णु को, विष्णु को। हाँ, वीणा पाणी, एक ने एग्जाम्पल में दिया है वीणा पाणी, तो मैं दिखा रहा हूं, देखो जिसने भी दिया है बहुत बढ़िया। एक शब्द और लिख देता हूं मैं, देखो यहाँ छोटा सा हो जाएगा। एक मैं लिख रहा हूं विष्णु, इसे कर लेना विष्णु। एक शब्द और होता है वीणा पाणी, थोड़ा मुश्किल सा शब्द नजर आता है, वीणा माने वीणा, ठीक है ना,
और पाणी माने हाथ, जिसके हाथों में वीणा है, कौन है वो? सरस्वती। सरस्वती का अर्थ है। तो ये जितने शब्द मैंने यहां लिखे हैं ये सारे योग रूढ़ माने जाते हैं। क्या पहला शब्द क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं अलग चल रहा हूं, मैंने जानबूझ के शब्द लिखे हैं ताकि आप पता लग जाए। कुछ देखना हो तो देख लेना इसको। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसमें से मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगले शब्द पे जा रहा हूं। क्या ये क्लियर हो गया? इस बार मैं थोड़ा जल्दी करने के मूड में हूं क्योंकि मैं ये दो तरह के शब्द बताऊंगा, फिर अगली क्लास में टेस्ट चलेगा। इस बार मैं बता रहा हूं उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द देखे जा सकते हैं, कोई भी शब्द होगा उत्पत्ति के आधार पर। और असली में उत्पत्ति के आधार पर है तो 4 पर हम 5 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 4 कर लेते हैं शुरू के, 4 या 3। तो मैं ऐसे कर रहा हूं, है तो 4 प्रकार का। पहला है तत्सम, इसे देखना है। दूसरा है तद्भव। क्या वो वाले शब्द समझ में आ गए? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना आप मुझसे। हाँ, दशानन रावण है, बिल्कुल वो होगा। वेरी गुड, शाबाश, बताते जाओ, मैं आगे चल रहा हूं ताकि तुम्हें ज्यादा शब्द बता दूं। बहुत ज्यादा शब्द नहीं आएगा तुम्हें, सुनो, तुम्हें बस शब्दों की पहचान होगी, तो मुझे सारे शब्द को एक बार दिखाना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, डिस्कशन खूब करता हूं, लेकिन जहां जरूरत होगी तमाम। एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, एक तीसरा होता है, 3 शब्द करेंगे भाई पहले हम, सुनो, पहले 3 शब्द हम करेंगे, तत्सम तद्भव देशज। 4 होते हैं, चौथा बाद में ले जाएंगे। एक तत्सम, दूसरा कर रहा हूं तद्भव, और एक तीसरा करने जाऊंगा देशज। पहले ये वाले कर लेते हैं 3 शब्द। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, बहुत जल्दी करना है। डन, आगे चलता हूं। देखो, है आसान सी चीज। ये कैसे पहचाने तत्सम, हमें क्या सीखना है, ऐसा कौन सा शब्द लिखूं कि तुम पहचान लो ये तत्सम है या तद्भव है या देशज। तो पहले 2 शब्द क्लियर कर रहा हूं और ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं तुम्हारे सामने 1-2 शब्द लिख रहा हूं, बताइएगा तत्सम किसे कहते हैं। सबसे पहले बड़ा आसान तरीका रखता हूं, देखिए यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये लिखा तत् और दूसरा शब्द है सम, तत्। तो मैं इसमें से 2 शब्द पहले अलग कर रहा हूं। पहला शब्द लिखा तत्, आधा था, और दूसरा लिखा सम, तत् और सम। सुनिए, अरे पहले ले लिया तत् और दूसरा ले लिया सम, अलग अलग बांट दिए से। कोई मुझसे पूछे तत् किसे कहते हैं, तो देखिए वैसे तत् का अर्थ होता है उसके या उससे। तत् संस्कृत में सर्वनाम कहलाता है, तत् का अर्थ होता है उसके। पर मैं यहाँ एक और अर्थ ले रहा हूं, तत् की जगह मैं तत्, मुझसे कोई पूछे तत् का अर्थ क्या होता है, तो मैं लिख रहा हूं तत् का अर्थ होता है संस्कृत। तत् का अर्थ होता है संस्कृत। और कोई पूछे समान का अर्थ क्या है, तो समान का अर्थ है, सम का अर्थ है समान, सम का अर्थ है समान। मेरे सामने 2 शब्द आ गए तत्सम के, संस्कृत और समान। तत् का अर्थ संस्कृत, सम का अर्थ समान। तो इन दोनों शब्द से पूरा अर्थ क्या निकालू इसका, तो इसका अर्थ हो गया संस्कृत के समान। सीधी सीधी बात है, हमारी हिंदी के अंदर जितने भी शब्द संस्कृत के समान है, या यूं कहूं संस्कृत के ही हैं, संस्कृत के ही जैसे हैं, वो है तत्सम। तो तुम शॉर्ट में याद रखना, तत्सम उसे कहते हैं जो शब्द संस्कृत के समान है, जो शब्द संस्कृत के हैं, जो शब्द संस्कृत के हैं, संस्कृत जैसे ही हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम। और तद्भव पे भी जा रहा हूं, तो देखिए तद्भव भी लिखा तद है और भव है, पर जब भी हम इसमें से 2 शब्द इसकी संधि करते हैं तो 2 शब्द निकलते हैं, तत् और भव से मिलकर ही तद्भव बना है। याद रखना, तत् और भव। अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो। अच्छा, तत् का अर्थ मैंने क्या बताया, संस्कृत, तो यहां भी तत् लिखा है, तो इसका भी अर्थ क्या हो गया, संस्कृत। अभी सुनते रहो ऐसे ही। और भव माने होता है बनना या बना या होना, भव माने होना या बनना। मैं इसका अर्थ यहां ले लेता हूं बना, और अब पूरा अर्थ इन दोनों का निकालू तो क्या निकालू, इसका अर्थ बना संस्कृत बना, तो क्या बनाऊं, संस्कृत से बना। तो सीधी सीधी बात ऐसे है, हमारी हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं, हमारी हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हूबहू संस्कृत के ही समान है, या कहूं संस्कृत के जैसे ही हैं। पर हमारी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द है जो संस्कृत के नहीं है, पर हाँ संस्कृत से बोलते बोलते बिगड़ कर बन गए। तो संस्कृत से जो बन गए हैं, संस्कृत से जो बन गए हैं वो है तद्भव। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इधर कि जो संस्कृत से बन गया है, संस्कृत से बना है, शॉर्ट में लिख रहा हूं संस्कृत से बना है। और अब मैं शब्द लिखवाने जा रहा हूं, बस 2 इस तरह से याद रखोगे। जो संस्कृत का है वो तत्सम है, कोई संदेह नहीं है। वेरी गुड बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। आप इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो हम बता पाएंगे। बस अब मैं शब्द लिखने आ रहा हूं, तो देखिए मैं हमेशा पहला शब्द क्या लिखता आया, बताइए। मैं तुम्हारे सामने अब एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक लिखा मैंने सूर्य, बताइए सूर्य तत्सम है या तद्भव। सूर्य संस्कृत का शब्द है, और सूर्य बोलते 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 क्या हो गया है, सूरज। सूर्य, सूर्य बोलते 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 क्या हो गया है, सूरज। सूर्य बोलते बोलते क्या हो गया, सूरज। बताना
फिर एक काम करो, कोई तुमसे पूछे इसमें से तत्सम कौन सा है, तो मैं कहता हूं ये तत्सम है, और कोई पूछे ये तद्भव है, तो ये कौन सा है, ये तद्भव है। ऐसे पहचानना बस, और ज्यादा डीप नहीं करेंगे। फिर भी एक काम करो, कई बार बताइए, अगर मुझसे कोई पूछे इन दोनों में से पहला शब्द कौन सा बना है, सूरज पहले बना है या सूर्य पहले बना है, तो जो पहले बना है वही संस्कृत का होगा। और सूर्य बोलते 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 बिगड़कर आसान बन गया, फिर क्या बन गया, सूरज। सूर्य बोलते बोलते क्या हो गया, सूरज। तो सूरज तद्भव है। तो जो बाद में बना है वो तद्भव है, हिंदी का शब्द, और जो पहले बना है वो तत्सम है। कई बार मैं इसे ऐसे भी बताता हूं, जो आम जिंदगी में इस्तेमाल किया जाता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जाएगा, वो तद्भव होता है। देखिए बताइए, हम ऐसे बोलते हैं सूर्य निकल आया, ये कहते हैं सूरज निकल आया। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं सूरज आ गया भाई, सूरज निकल आया। ये शब्द हम इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया, बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं संस्कृत के, पर ज्यादातर कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, सूर्य। पर आप ऐसे पहचानेंगे कौन पहले बनाए कौन बाद में बनाए। और मैं सीटेट वाले शब्द ज्यादा लिखूंगा इसमें, समझ में आई, तत्सम तद्भव। तो बताते जाना। चलिए बताइए, सर्प से क्या बन गया है, सर्प बोलते बोलते क्या हो गया है, सांप। देखिए जब भी चंद्रबिंदु किसी शब्द में आता है तो वो तद्भव में आता है, वो तद्भव में आता है। मैं यहाँ तद्भव लिख रहा हूं यहाँ, और जो जहां ऐसा रहा नजर आएगा वो संस्कृत का होगा। संस्कृत में आधे अधूरे शब्द आते हैं, बताते जाना सभी लोग, मैं पूछ रहा हूं। चलिए बताइए, दंत से क्या बन गया है, दांत, फिर चंद्रबिंदु आ गया, ऐसे पहचान ले। बताइए पहले कौन सा बनाया, दंत बनाया दांत, पहले दांत दंत बनाए फिर तो दांत बनाए। एक बार तुम्हारे पेपर में आया अंधकार, ये पेपर में आ चुका है। अंधकार बोलते बोलते क्या हो गया, अंधेरा, अंधेरा। अगर मैं कहूं उज्जवल, उज्जवल बोलते बोलते क्या हो गया, उजाला। कौन सा शब्द आम जिंदगी में बोलोगे, ये तद्भव था, ये हिंदी का बन गया। बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ ठीक है ना। हस्त बोलते बोलते मैं पीछे वाले पेज ले आ रहा हूं, थोड़ा और बताता हूं आपको, तत्सम तद्भव। अभी मैंने तत्सम लिखा और तद्भव लिखा, देशज बाद में अभी और बताओ। चलिए दो तीन शब्द बताओ, मैं लिखता जाऊंगा, बताना। मत्स्य से क्या बन गया है, मत्स्य से, पता है मत्स्य से बना है मछली, मिलता जुलता शब्द होता है। मत्स्य बोलते 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 क्या हो गया है, मछली, ध्यान रखना ये शब्द। एक शब्द और देखिए, एक शब्द देता हूं मैं, बताओ अखरोट। देखिए यहां लिख रहा हूं मैं अखरोट। कोई पूछे क्या ये आम जिंदगी में बोला जाता है, अखरोट। हम बोलते थे, छोटे छोटे बच्चे बोल जाते हैं, अरे अखरोट देना जरा, कहते हैं, हम नहीं कहते अखरोट ले आओ। पर इससे मिलता जुलता मैं शब्द अगर लिखूं, मिलता जुलता, ध्यान रखना, तो क्या हो गया, अक्षोट। ये बोला ही नहीं जाता, ये लिखा क्ष। जब भी किसी शब्द में क्ष, त्र, ज्ञ और श नजर आएगा, ये ज्ञ लिखा है मैंने, ये चार अक्षर निकल आएंगे, वो संस्कृत में ही होते हैं। तो ये तत्सम है, ये तद्भव है। कभी कभी लिखा जाएगा गृह, गृह बोलते बोलते क्या हो गया, घर। कभी कभी होगा वानर, वानर बोलते बोलते बंदर। बात समझ में आई, ये आपस में मैच करते हैं, वानर बोलते बोलते क्या हो गया है, बंदर। इस तरह से शब्द आते हैं। एक देखिए जीवा, जीवास बोलते बोलते क्या हो गया है, जीभ। मयूर बोलते बोलते क्या हो गया है, मोर। ये पता होना चाहिए, पूछ लेगा आपसे। इस तरह के शब्द आते हैं। एक शब्द और देखिए, अगर मैं आपको लिखूं गेहूं, तो चंद्रबिंदु तो तद्भव में आता है। अगर मैं लिखूं गोधूम, इससे मिलता जुलता, गोधूम बोलते बोलते गेहूं बन गया, ये ध्यान रखोगे आप, ये ध्यान रखोगे। तो मैंने कुछ, हाँ मछली, तो मैंने कुछ नहीं, अभी टेस्ट लूंगा मैं तब बताना। पर जो आम जिंदगी में बोला जाएगा वो तद्भव है, और जो बोला नहीं जाता वो है तत्सम। ऐसे करोगे, संस्कृत के शब्द तत्सम है, ठीक है या नहीं है। देखिए बताइए, अगर मैं लिखूं स्वप्न, बता सकते हो कौन सा शब्द है, स्वप्न। अगर मैं लिखूं स्वप्न, तो बताओ स्वप्न तत्सम है तद्भव। स्वप्न हम आम जिंदगी, कोई बच्चा बोल देगा मुझे स्वप्न आया, ये तो रामायण महाभारत में बोलते थे उस समय, पुराने समय में। और बताओ स्वप्न बोलते बोलते सपना बन गया, नहीं बन गया। तो स्वप्न से क्या बना है, सपना। जो आम जिंदगी में बोला जाता है वो तद्भव है, और जो इस्तेमाल ही नहीं किया जाता वो तद्भव है। इस तरह से आप सारे शब्द निकालोगे। अगर मैं लिखूं स्वच्छ, स्वच्छ बोलते बोलते साफ बन गया है, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कार्य, बोलते बोलते काम बन गया है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है तुम्हें, कार्य से काम बना है। समझ में आई, जो पहले बना है वो तत्सम है। यहां तक बात मैं कर चुका हूं, वापस आता हूं। तो एक तत्सम हुआ, एक तद्भव। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। रात्रि बोलते बोलते रात हो गया है, दिवस बोलते बोलते दिन हो गया है, इतना बात ध्यान रखोगे। मयूर बोलते बोलते मोर हुआ है। बहुत सारे शब्द हैं। तो मैंने एक तो तुम्हें तत्सम बता दिए, और एक क्या बता दिए, तद्भव, ठीक है। इस बार मैं करा रहा हूं देशज। कभी कभी तुम्हें देशज शब्द की पहचान होगी, और देशज सुनो सबसे पहले,
ये भी दो शब्द से बना है देशज। एक तो देश है और एक जा है, और इसका पूरा अर्थ है जो देश में ही जन्मा है, जो देश में ही जन्म ले गया है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो देश से जन्मा है, जो देश से जन्मा है उसे कहते हैं देशज। जो देश से जन्मा है उसे कहते हैं देशज। सुनो, अब सुनिए, एक बार प्रश्न आया कि हमारी हिंदी में ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये शब्द सुनिए, उसे कहते हैं देशज। देशज की ये तो बात सही है कि जो देश में जन्मेगा वो देशज है, पर देशज को एक और तरीके से पहचानते हैं हम कि हमारी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता कि ये कहां से आया है, उसे ही कहते हैं देशज। जैसे देखिए, अगर मैं तुम्हारे सामने ये शब्द ले रहा हूं, पहले अगर मैं लिखूं सूर्य और मैं तुमसे पूछूं बताइए क्या इस शब्द की उत्पत्ति का पता है ये कहां से आया है, तो इसका हमें पता है ये कहां से आया है, ये तो संस्कृत से आया है। तो कुछ शब्द की पहचान ऐसी होती है जिसकी उत्पत्ति का पता लगा लेते हैं ये कहां से आया है। अरे सूर्य तो संस्कृत से लिया है, और फिर मैं इससे बोल बोल के बिगाड़ रहा हूं एक शब्द, और क्या कहा सूरज। तो कोई मुझसे पूछे क्या इसकी उत्पत्ति का पता है ये कहां से आया है, तो मैं कहता हूं हाँ ये इसकी उत्पत्ति का पता है। कहां से आया है? ये भी संस्कृत से आया है, थोड़ा बिगाड़ दिया है, पर कंफर्मेशन तो है कहां से लिया गया था, संस्कृत से। संस्कृत से चेंज होकर आया है ये शब्द। तो कभी कभी किसी शब्द की उत्पत्ति का पता चल जाता है कि ये कहां से आया है। पर एक शब्द मैं तुम्हारे सामने ऐसा लिखूंगा जिसको तुम ये देख के नहीं बता पाओगे ये कहां से आया है। जैसे देखिए, अगर मैं एक और शब्द लिखूं वो भी बता दोगे तुम कहां से आया है। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूं बैंक, बैंक। कोई पूछे ये संस्कृत का शब्द है, मैं कहता हूं नहीं। कोई पूछे ये क्या ये तद्भव है, मैं कहता हूं नहीं, ये तो इंग्लिश का शब्द है, विदेशी है, इसकी स्पेलिंग बन जाएगी BANK बैंक, ये तो विदेशी है। पर विदेशी का भी हम पता लगा लेते कहां से आया है। पर एक शब्द ऐसा है जिसका हम कंफर्म नहीं कर पाते कहां से आया है। तो देशज की एक पहचान है जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे कहते हैं हम देशज। पहले तो मैं ये लिख रहा हूं, अब सुनिए, जिसकी ओरिजिन का पता नहीं चलता उसे देशज कहते हैं। अब एक काम करो, एक चीज और बताओ, कोई मुझसे पूछे इन दोनों में से आम जिंदगी में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, मैं कहता हूं तद्भव। तद्भव हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, पर संस्कृत के शब्द बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल नहीं होते। ये शब्द आम जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं होते। हम कभी ये नहीं कहते सर्प आ गया, हम कहते सांप आ गया भाई पकड़ो। तो ये शब्द बोले जाते हैं, ये शब्द नहीं बोले जाते। पर इनके साथ साथ एक शब्द और बोला जाता है हमारी आम जिंदगी में, वो कौन सा है? देशज। अब दो शब्द हम आम जिंदगी में प्रयोग करते हैं, एक तो तद्भव और एक देशज। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, मैं तुम्हारे सामने लिखने जा रहा हूं एक शब्द, बताइए। एक शब्द मैं लिखा, मैं लिखने जा रहा हूं एक शब्द, जैसे ये लिख देता हूं घर, और एक लिख देता हूं मैं तुम्हारे सामने एक शब्द, एक तो घर लिखा और एक लिखता हूं जुगाड़। बताइए, बता सकते हैं इसमें से? कई बार ना कई लोग कहते हैं सर जुगाड़ इस्तेमाल करते हैं बोलते समय। आजकल ये हमारे लोकल वर्ड है, जो लोकल वर्ड होते हैं। कई बार लोग कहते नहीं, बड़े बड़े लड़के कहते हैं अरे यार जुगाड़ करते हैं चलो इस काम का, जुगाड़ बोल जाते हैं हम शब्द। तो कितने बच्चे जानते हैं, बता सकते हैं इसमें से देशज कौन सा है? अब ये दोनों ही शब्द आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं हम, घर भी। और मैं और आसान शब्द देता हूं, जुगाड़ तो आप समझ नहीं पाए, मैं एक शब्द देता हूं। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक शब्द दूं सन्नाटा, क्या दिया? सन्नाटा। एक शब्द दिया सन्नाटा, बोलते ना सन्नाटा छा रहा है। लोटा भी कह सकता हूं, गड़बड़ भी, बहुत सारे शब्द देता हूं। पर देखिए, ये शब्द और इस शब्द में अंतर क्या है पता है? ये भी आम जिंदगी में बोला जा रहा है, ये भी आम जिंदगी में, पर अंतर ये है कि ये देशज नहीं, ये है तद्भव। और अगर तद्भव है तो इसका मिलता जुलता कोई संस्कृत निकाल सकते हो? मुझे बताओ, क्या इसका मिलता जुलता ग्रह शब्द निकाल सकते हो? सर्प, सांप का क्या निकाल सकते हो? सांप। घर का मिलता जुलता संस्कृत निकल आता है। अरे अगर मैं मोर कहूं तो क्या निकला? मयूर। पर देखिए, ये ऐसा शब्द है जिसका कुछ भी नहीं निकलता। कभी कभी हमारी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम बोलते बोलते खुद बना देते हैं, जो कहीं से नहीं आए, और फिर वो यूज होने लगते हैं। जैसे कई बार बच्चे गली में कंचे खेलते और कहते हैं अंटा। कई बार कहते हैं बच्चे ले ले ठेंगा, ठेंगा, ये खुद बना लिया गया है। कुछ ऐसे शब्द जो तो देश में जन्म ले जाते हैं, जो कहीं से भी नहीं आए। पर तद्भव वो शब्द है जो संस्कृत का था और बोलते हुए बिगड़ा। बात ध्यान रखना इसको, ये तुम्हें पहचानना है। जब भी तद्भव मैं लिखूंगा उसका मिलता जुलता शब्द निकाल लोगे तुम, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं तुम्हारे सामने देखिए एक शब्द नया, शेर, पर शेर से मिलता जुलता शब्द है सिंह। सिंह बोलते बोलते शेर हुआ है। पर मैं अगर आपके सामने लिखूं, देखिए, अच्छा बताओ एक दो शब्द, ठुमका, क्या देशज है? तो खुद बनाया गया। ठेंगा देशज है या नहीं है? ठीक है। देखिए, एक शब्द है इंग्लिश का टीचर,
क्या लिखा है? टीचर। टीचर इंग्लिश का शब्द है, टी से शुरू होता है। पर कभी सुना फटीचर? चल फटीचर सा। ये फटीचर जो है ये देशज, और इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि इनका आप संस्कृत बता नहीं सकते, इनका आप संस्कृत बता नहीं सकते। तो मैं कुछ देशज शब्द पीछे लिख रहा हूं, मैं कुछ देशज शब्द पीछे लिख रहा हूं। क्या समझ में आया? ये था तद्भव तत्सम, और मैं यहां लिखने जाऊंगा बेटा देशज, मैं यहां लिखने जाऊंगा देशज, मैं यहां लिखने जा रहा हूं देशज। इसे समझने की कोशिश करना। हो तो गया टाइम, लेकिन देशज और विदेशज तक मैं आज करा दूंगा जहां तक कर रहे हैं। पहले बताओ समझ में आ रही है? अब मैं लिखने जा रहा हूं कुछ शब्द, सुनिए मैं शब्द लिखने जा रहा हूं कुछ। बताइए, अगर मैं एक शब्द कहूं ठुमका, तो क्या इसका संस्कृत शब्द बता सकते हो तुम? नहीं बता सकते। अगर देखिए एक दो शब्द सुनिए, मैंने एक शब्द दिया फटाफट, हम बोलते हैं ना, हम जिंदगी में बोलते हैं चल भाई फटाफट ले आइयो, और यूज करते हैं, ये संस्कृत का शब्द तो नहीं है। पर क्या दो शब्द रिपीट जैसे दिखाई दे रहे हैं? जब दो शब्द रिपीट से दिखाई देंगे वो पक्का देशज होते हैं। और इनका संस्कृत नहीं बता सकते। फटाफट को संस्कृत में क्या कहते हैं बता नहीं सकते आप। तो फटाफट देशज शब्द है, और ये हिंदी का ही है। चलिए बताइए, कभी सुना है खचाखच? देखिए अब मैं लिखूंगा बता दोगे। कभी सुना है लोटपोट? जब दो शब्द एक दूसरे में मिले होंगे, लोटपोट। कभी सुना है हम बच्चों को बोलते हैं चल भोंदू? भोंदू शब्द हमने निर्मित किया है। इनका सबसे आसान पहचान है कि जो हिंदी का शब्द होगा तद्भव, उसका संस्कृत निकलता है, पर देशज का संस्कृत नहीं निकलता। कई बार तो ऐसे बोलते हैं पौ पौ, ये भी देशज ही है। ठीक है ना? याद रखना जो निर्मित हो गया है। तो देखिए भोंदू, भोंदू, लोटपोट, फटाफट, खचाखट। कभी सुना है झिलमिल? झिलमिल। एक शब्द और बता रहा हूं, कभी सुना है अकड़? बड़ा अकड़ रहा है भाई। अकड़ ऐसा शब्द है जिसका मिलता जुलता संस्कृत निकाल ही नहीं सकते आप। ऐसे शब्द जो हिंदी के तो हैं पर संस्कृत नहीं निकलेगा, वो देशज है। और जिनका संस्कृत निकल गया मिलता जुलता, वो तद्भव है। और जो संस्कृत कहीं है वो तत्सम है। ठीक है? अच्छा सुनो, कई बार तो तुमने कुछ ऐसे शब्द बनाए जो हमने खुद मिलते मिलते बना लिया। कभी तुमने सुना है एक शब्द, देखिए अगर मैं आपके सामने कहूं थोबड़ा, ये देशज है, बना दिया। ठीक है ना? थोबड़ा, चपेट, दुलत्ती, लप्पड़, ये सारे देशज हैं, बनाए गए नहीं बनाए गए? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी कभी तो इसमें ये शब्द आते हैं, पर एक देशज में और जाते हैं गांव देहात के वर्ड। गांव देहात का मतलब लोटा, लोटा है ना? हसिया, हसिया जो काटते हैं फसल, हसिया। कभी सुना है भौजाई? भौजाई देशज शब्द है, इसका मिलता जुलता संस्कृत नहीं बता सकते आप। भौजाई देशज है। भौजाई, हसिया, लोटा, है ना? गमछा, गमछा, ऊधम। कई कहते हैं बच्चे ऊधम कर रहे हैं। देखिए एक बहुत अच्छा शब्द दे रहा हूं, ऊट पटांग। ऊट पटांग देशज शब्द है, ऊट पटांग देशज शब्द है। याद रखना ऊट पटांग, यहां लगाओ बिंदी, ऊट पटांग। क्या समझ में आ रही है बात? तो देशज मैंने करा दिया। तीन शब्द हुए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, जिनको हम उत्पत्ति के आधार पर पहचानते हैं आए कहां से हैं। पर देशज ऐसा शब्द है जिसका पता ही नहीं लगा पाते कहां से आए, ये खुद बन गए। ठीक है? आगे चल रहा हूं, विदेशज। विदेशज भी करा के जाऊंगा मैं, विदेशज भी कंफर्म करेंगे। तो मुझे लगता है ये तीन चीज तुम्हें समझ में आ गई। मैं फिर वापस एक बार दिखाता हूं, तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, और साथ में मैंने देशज करा दिया। इसे ध्यान रखना। चौथा मैं करने जा रहा हूं बच्चे, चौथा मैं करने जा रहा हूं, रुको जरा, चौथा मैं करने जा रहा हूं, तो कर लिया हमने, यही लिख देता हूं विदेशज। चौथा मैं विदेशज करने जा रहा हूं। एक चौथा शब्द है विदेशज। अच्छा विदेशज मुश्किल नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान रखना। विदेशज कैसे पहचानोगे? विदेशज वो शब्द है जिसका जन्म विदेश में हुआ हो पर बोला इंडिया में जाता है। तो इसका अर्थ है जो विदेश में जन्मा है, विदेश में जन्मा है, विदेश से जो जन्मा है, जो विदेश में जन्मा है उसे कहते हैं हम विदेशज। जो विदेश से जन्मा है, ऐसे लिखना, जो विदेश से जन्मा है पर बोला भारत में जाता है। तो मैं शब्द लिखने जा रहा हूं, बताओ, डायरेक्ट करते हैं, तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। बताइए एक शब्द है टीम, क्या ये अपना है या बाहर का है? हम बोलते हैं भाई टीम टीम बना लो खेलेंगे, हम बोलते तो इंग्लिश का वर्ड भी है, पर बताइए इंग्लिश का क्यों है? इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में है, TEAM। जिसकी स्पेलिंग इंग्लिश में बन जाएगी वो विदेशी है। तो बताओ, मैं अगर कहूं स्टेशन, क्या है इंग्लिश का वर्ड? याद रखना स्टेशन। अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, बताइए, अगर मैं कहता हूं पिन, क्या विदेशी है? स्पेलिंग है पिन, है या नहीं है? अगर मैं तुमसे कहूं पिन लिख दिया, सर्च, सर्च विदेशी है, इंग्लिश का है। अगर मैं कहूं मेट्रो तो विदेशी है, स्पेलिंग है इसकी। बड़ा आसान है मेट्रो। चलिए देखिए बहुत आसान सा शब्द देता हूं, पब्लिक।
क्या विदेशी है? कैसे पहचानोगे? इनकी स्पेलिंग इंग्लिश में है। सबसे आसान तरीका ये है, अगर मैं पूछूं, हाँ थप्पड़ देशज है, थप्पड़ देशज है बिल्कुल। रेल, रेल की स्पेलिंग है RAIL, रेल। अगर मैं कहूं सिनेमा, तो सिनेमा ऐसा लगता है जैसे हिंदी का ऊपर इंग्लिश का ही है, C से शुरू होता है सिनेमा। तो जब भी तुम्हें इंग्लिश का वर्ड पहचानना हो तो विदेशज है। अच्छा एक काम करो, कभी कभी एक शब्द आता है, जैसे लाइन कहूं या लाइट कहूं। लाइन जो है इंग्लिश का L से शुरू होता है लाइन, पर कभी कभी इसमें दो शब्द भी जोड़ देते हैं। ऑनलाइन, तुम्हारे पेपर में आ गया ये ऑनलाइन, तो ऑन भी इंग्लिश का है और लाइन का। जब दो भाषा एक ही भाषा की होंगे ना, दो शब्द एक भाषा से बनेंगे, वो भी विदेशी में जा सकता है। ऑनलाइन दोनों ही इंग्लिश के वर्ड हैं, ध्यान रखना। तो ये भी ध्यान रखना। पर विदेशज को हमारी हिंदी में एक नाम से और जानते हैं भाई, अगर विदेशज ना लिखा हो तो ध्यान रखना, इसे आगत शब्द भी कहते हैं। कौन सा शब्द? आगत शब्द, जो बाहर से आया है। आगत माने आने वाला, उसे विदेशज कहते हैं। हॉस्पिटल है, स्कूल है, स्कूल भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा बताया एक बच्चे ने तो स्कूल। एक बात बताओ, टाई अगर कहूं तो भी ये विदेशज है या नहीं टाई? चलिए, तो मैंने लिख दिया टिकट मास्टर, बिल्कुल टिकट मास्टर वही है, टिकट मास्टर भी वही है। तो अभी मैंने विदेशज की जानकारी दी। पर विदेशज में एक काम करो, कभी कभी लोगों को लगता है ये रहा इंडिया, ये रहा इंडिया। मुझे बताइए, विदेशज में सिर्फ ब्रिटेन से ही शब्द आए हैं इंडिया में, या अरब से, तुर्क से, जापान से, वहां से भी आए? तो कई बार आपको बाहर के शब्द सिर्फ ब्रिटेन से नहीं आए, अंग्रेजों के ही नहीं आए, और भी शब्द आए। तो तुमसे कभी ये तो नहीं पूछेगा बताइए अरबी शब्द है या तुर्की शब्द है, बस तुम्हें ये पूछेगा क्या ये विदेशी है या नहीं है, तो ये पूछ सकता है। तो विदेशी में एक काम करना, मैं एक शब्द दे रहा हूं अब आपको, गजल। गजल, बताओ ये गजल लिखा है या गजल? गजल। क्या इसमें उर्दू का टच है, अरबी फारसी का टच है या नहीं है? जो शब्द उर्दू जैसा शब्द लगे, उर्दू भाषा के शब्द लगे, वो विदेशी में होते हैं, क्योंकि वो यहाँ नहीं बाहर से लिए गए। ये बात ध्यान रखना। तो इनको तो तुम निकाल लोगे कहीं ना कहीं, इनकी स्पेलिंग इंग्लिश में है, पर इसे कैसे निकालोगे? ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हिंदी के शब्द हो। देखिए गजल, ये पेपर में आया, गैर हाजिर पूछा है, गैर हाजिर, गैर हाजिर। तो तुम ध्यान रखोगे, जिसमें नीचे नुक्ता लगता है ऐसी बिंदी, वो पक्का होगा। कभी सुना है तुमने हुजूर? हुजूर, हुजूर देश क्या है? कभी सुना है बेगैरत? बेगैरत, बे जिसमें लगा होगा वो विदेशी होगा। जैसे देखिए बेगम विदेशी है, बेपरवाह विदेशी है। अगर मैं तुम्हें अंदाजा दूं, एक लिखूं शादी, ऐसा लगता है शादी हिंदी का शब्द है, पर शादी विदेशी है। पता है, हम अपनी संस्कृत में कहते थे इसे विवाह, ये है अपना, ये संस्कृत का शब्द है, और विवाह बोलते बोलते ब्याह हो गया है, ये तद्भव बना। पर शादी तो बाहर का शब्द है। 11वीं 12वीं शताब्दी में, टीचर तो विदेशी है बच्चे, 11वीं 12वीं शताब्दी में तुर्कों का और अरबों का इंडिया में अटैक हुआ, और जब वो लोग यहाँ अटैक किया तो यहीं आकर आ गए और यहीं रहने लगे, और यहीं रहने लगे तो अपनी भाषा बोलने लगे। उनकी देखा देखी उनके शब्दों का हमने भी इस्तेमाल किया, और बोलते बोलते ये प्रचलन में आ गया। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है, तुम्हें इनको पहचानना है। कभी कभी अगर तुम्हें कहूं मैं सुल्तान, तो ये कौन सा शब्द है? तो विदेशी है, ध्यान रखना। अगर मैं कहूं अल्लाह, तो विदेशी शब्द है। कभी मैं कहूं इमाम, तो ये विदेशी शब्द है। इन चीजों को ध्यान रखोगे आप। थोड़ा सा मोबाइल वर्सेस, हाँ मोबाइल तो होगा, तो मैंने विदेशी भी कर दिया, इससे ज्यादा विदेशी नहीं सीखना है। कई लोग इसमें बहुत डीप कराएंगे, अरबी फारसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना थोड़ा ना आता है। गूगल विदेशी है निकिता, क्या इतनी बात समझ में आई? मैं कम से कम शंकर तक चलूंगा। इसके बाद एक और शब्द बचा है भाई, देखिए यहां तक मैं बढ़ा चुका हूं, मैं कराने जा रहा हूं शंकर। मैं कौन सा कराने जा रहा हूं? शंकर, ध्यान रखना। तो इसके बाद मैं शंकर शब्द करा रहा हूं, 5 होते हैं। दुकान भी बाहर का है। देखिए एक काम करो, देखिए मैंने एक शब्द लिखा आसमान, आसमान, पर ना ये भी विदेशी है ना। आसमान अरबी फारसी शब्द है, लेकिन देखिए अगर मैं बोलूंगा आसमान, तो इसमें बताइए ना हटा रहा हूं, क्या बोला गया? आसमां। सही मायने में ये इतना ही बोला जाता है, आसमां, और इसमें नुक्ता लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ना को करके हिंदी में रख लिया इसे। पर आसमान तो बाहर का ही शब्द था, हमारा कहाँ था? हमने तो नकल ले ली वहां से। सीधी सीधी बात है, इसे ना लगाकर नहीं बोला जाता, इतना ही बोला करो, आसमां लिखा है पूरा जाएगा। पर देखिए अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ये बाहर का है, तो इससे मिलते जुलते शब्द जाएंगे। देखिए आसमां, मकान, दुकान, जहां, ये सारे विदेशी हैं। तो एक बच्चे ने लिखा है दुकान, तो दुकान लिख तो रहे हो पर दुकान, ठीक है या नहीं है? ठीक है। ये सारे सड़क और
रास्ता तो देशी है भाई, सड़क तो देशी है। सुनो, एक लिखा सड़क, अगर ऐसा ड़ा बन रहा है बिंदी वाला नीचे, वो पक्का देशज होगा, वो पक्का देशज होगा, इस बात को ध्यान रखना है, वो पक्का देशज होगा, ऐसा ड़ा लगा लेना, ठीक है। चिड़ा, चिड़ी, इस तरह से ध्यान रखना। चलो, देशज शब्द होता है, बड़ा ऐसे लगता है, समझ में आई बात? सुनो, क्लियर है? अभी तक क्लियर है? तो मकान, दुकान, जहां, ये भी विदेशी में जाते हैं, याद रखना। इस बार मैं तुम्हारे सामने दे रहा हूं संकर, और संकर भी उत्पत्ति के आधार पर ही रखा जाता है, और मैंने 4 लिखे हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तो करा दिया, पर संकर शब्द आता उत्पत्ति के आधार पर ही है, पर इसका मुख्य भेद नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? सुनो, पहले मैं इसकी परिभाषा दे रहा हूं, फिर इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। कोई मुझसे पूछे संकर शब्द किसे कहते हैं, तो संकर उसे कहते हैं जो शब्द दो अलग अलग भाषा से, मैं थोड़ा ना ज्यादा इसमें खींच, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी करा रहा हूं, तो मैं ना ज्यादा आएगा नहीं बच्चे, तो मुझे ना, फिर भी मैंने बहुत डिस्कस किया इसमें, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें गद्यांश पद्यांश ज्यादा करना चाहिए, उसके बाद पेडागोजी पे आएंगे। तो व्याकरण की बहुत सारी चीज, सुलझाने वाली चीजें सीख रहे हैं हम, और उसके बाद आधा के कर लेंगे। इसके अंदर ये थोड़ी ना है कि मैं विदेशों में भी चल दूं, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, ये सब बताऊं, इतना आता ही नहीं है, तो आप इसे इतना ही रखें। साइकिल विदेशी है, ठीक है, हाँ, अरबी, उर्दू, ये विदेशी है। वेरी गुड निकित। जो शब्द दो अलग अलग भाषा से मिलकर बने उसे कहते हैं हम संकर, और संकर को एक नाम से और जानते हैं हमारी हिंदी में, इसे द्विज शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज, दा और वा लिखा भाई मैंने, ये इसे कहते हैं द्विज। द्विज का मतलब ये है, द्वि माने दो, जा माने जन्मा, जो दो भाषा से जन्मा है, तो द्विज शब्द भी कहते हैं और संकर भी कहते हैं, दोनों नाम कह सकते हैं इसे द्विज शब्द। अब देखिए, इसके मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, तो मैं ये पूछेगा, सुनो भाई, तो ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषा से मिलकर बनेंगे, और मैं पहला शब्द दे देता हूं तुम्हारे सामने, रेल। रेल इंग्लिश का शब्द है, RAIL, रेल, रेलवेज इंग्लिश का ही वर्ड था, पर रेल में अगर मैं एक शब्द जोड़ूं गाड़ी, तो गाड़ी, मैंने बताया था अभी ड़ आता है तो वो देशज शब्द है, जिसके अंदर ऐसा ड़ आएगा वो देशज मिलेगा तुम्हें। तो मैंने लिखा है रेल, और क्या लिखा है? गाड़ी, ठीक है या नहीं है? रेल और गाड़ी, ठीक है ना? तो क्या ये पूरा शब्द रेलगाड़ी बोलते हैं हम, पर कितने बच्चे जानते हैं कि ये संकर शब्द है, क्योंकि एक तो इंग्लिश का हो गया विदेशी, और एक हिंदी का। विदेश शब्द आना जरूरी होता है, तो विदेश और हिंदी का मिक्सअप है, इसे कहते हैं हम संकर। संकर भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पर कहीं ना कहीं अलग अलग भाषाएं। कभी कभी पे देखिए, मैं फिर लिख रहा हूं रेल और लिख देता हूं यात्रा, कहते नहीं है रेल यात्रा, रेल इंग्लिश का वर्ड है पर यात्रा संस्कृत का है। मैंने भी एक शब्द बताया था आपको कि यात्रा, त्रा दिख रहा है, जब भी किसी शब्द में क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा, ये 4 अक्षर दिखाई देंगे, वो संस्कृत का होगा, और यात्रा संस्कृत का है, पर एक हिंदी का, एक इंग्लिश का और एक संस्कृत का, 2 अलग अलग भाषाएं हो गई। जब जब 2 अलग अलग भाषाएं होंगी, मैंने अभी एक आपको शब्द दिया है आंसू। आंसू में चंद्रबिंदु तद्भव पे आता है। एक संस्कृत का शब्द था अश्रु, अश्रु संस्कृत का शब्द है या नहीं? अश्रु माने आंसू, पर अश्रु संस्कृत का, और बोलते बोलते आंसू हुआ, ये संस्कृत का तद्भव था, ये हिंदी का बन गया। पर कभी सुना है आंसू गैस? आंसू गैस, गैस इंग्लिश का वर्ड है। कभी तुमने सुना है ब्रेड? ब्रेड इंग्लिश का वर्ड है, पर पकौड़ा देशी है। ये इस तरह के शब्द आ जाते हैं। कभी आपने सुना होगा टिकट, टिकट इंग्लिश का वर्ड है, टी से शुरू होती है इसकी स्पेलिंग, पर टिकट घर, क्या दोनों संकर शब्द में आएंगे? नहीं आएंगे। इसे इस तरह से ध्यान रखना, इसे इस तरह से ध्यान रखना। तो आज की क्लास में इतनी लिख रहा हूं भाई, इससे ज्यादा नहीं ले रहा हूं, पर मैंने आपको 2 तरह के शब्द करा दिए, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ और तत्सम तद्भव देशज विदेशज। क्लियर है इतनी बात? सबको ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट में लिख देना। अगली क्लास में मैं जो 2 बचे हुए शब्द हैं उन्हें खत्म करके टेस्ट लूंगा, क्योंकि टेस्ट जरूरी है तुम्हारा। और जैसे मैं ये कर लूंगा, फिर मैं एक ग्रामर का टॉपिक और कराऊंगा, वाक्य की व्याकरण आ जाती है पैसेज में से। उसके बाद फिर एक गद्यांश पद्यांश का मैं तुमसे टेस्ट लूंगा। गद्यांश कैसे कराया तो ये बीच बीच में कराऊंगा मैं, जब तक पेडागोजी नहीं होती। एक बात और ख्याल रखेंगे आप कि मैं जब गद्यांश पद्यांश दूंगा तो इस बार वो गद्यांश देने हैं जो अभी 2022 में हुए हैं पेपर, उसके पहले कराने। और देखना अब आसान नहीं आया गद्यांश, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है।
मैंने आज कराया अपनी लाइव क्लास में, तो टिपिकल वाला कराया, तो तुम्हें भी देना शुरू करूंगा, ठीक है, तुम्हें भी देना शुरू करूंगा। तो यहां तक बात खत्म हुई, आज की इतनी क्लास रखो, अगली क्लास में जाएंगे। तो संघर्ष अब तक हम खत्म कर गए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी क्लास में आए, अगली क्लास में मिलेंगे। इस तरह से क्लास मैंने अब शुरुआत कर दी लाइव क्लास में। चलिए, हाँ ये तीनों विदेशज जाएंगे निकित, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पंजाबी तो अपनी है, पुर्तगाली, ये सारे शब्द के जाएंगे जो बाहर के होंगे जी। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा सही से करके चलेंगे, क्लियर है। थैंक यू रेखा, थैंक यू वेरी मच जयदेव। चलो चलो, तारा कुमारी थैंक यू। चलो भाई, मेरा मैसेज, हाँ पुष्पा हो रहा है शो।